नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस विद सोनम पर। आज की हमारी क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अगस्त प्रतियोगिता दर्पण का अगस्त संस्करण। प्रतियोगिता दर्पण के महत्वपूर्ण फैक्ट्स, करेंट अफेयर्स, आर्टिकल्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को अगर आप एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे या, या किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लासेस आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण में जानकारी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन परीक्षा में हमें पूरी मैगजीन को याद करना नहीं होता है। हमारा लक्ष्य रहेगा क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और क्या याद रखना है और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इन चारों चीजों को आज की क्लासेस में समझना है। मैं आपको केवल फैक्ट्स नहीं बताऊंगी, बल्कि जहां जरूरी होगा उसका बैकग्राउंड, स्टैटिक जीके कनेक्शन एंड प्रीवियस ईयर पैटर्न भी समझाऊंगी। इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक जरूर देखें और अपने साथ नोटबुक रखें। जो भी फैक्ट्स आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे तुरंत नोट करते जाइए। और हाँ, क्लास के अंत में हम रैपिड रिवीजन और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे ताकि आज की पढ़ी हुई पूरी मैगजीन का एक रिवीजन हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। लेट्स बिगिन। तो इस सेशन में सबसे पहले है लगातार सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब श्री नरेंद्र मोदी के नाम है। श्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 10 जून 2026 को 4399 दिन का हो गया था। पहले यह रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे था। नरेंद्र मोदी ने पद संभाला था 26 मई 2014 को। यह कार्यकाल 1947 से लेकर के 1964 तक सबसे अधिक लंबा था। अब इनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में हो गए हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक के कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन। डीके शिव कुमार नए सीएम बने। तो कर्नाटक में 23 मई से सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन जून 2026 में हुआ और तथा मई 2023 से मुख्यमंत्री रहे सिद्धेरमैया के स्थान पर डीके शिव कुमार को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो यहाँ पे बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कहाँ से थे। तो यहाँ पे भी हम ये देख सकते हैं कि कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बने हैं। और इसमें तो फिर और सिद्धेरमैया की सरकार में ये डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट स्लाइड है आईएनएस दूनगिरी, आईएनएस संशोधक एवं आईएनएस अग्रय एक ही दिन नौसेना में शामिल। यानी कि आईएनएस दूनगिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को एक ही दिन नौसेना में कमीशन किया गया। तो चलिए आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इन तीनों को 10 जून 21 जून 2026 को भारत नौसेना में शामिल किया गया। इन्हें कमीशन किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में। और इन तीनों का नाम निर्माण GRSC कोलकाता ने किया है।
और तीनों का डिजाइन इंडियन नेवी इंडियन नेवी वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने ने किया है। और इन तीनों में सबसे अधिक इंडिजीनियस कंटेंट है। तो जिसमें आईएनएस दूनगिरी, यह एक स्टील फ्रिगेट है। आईएनएस दूनगिरी स्टील फ्रिगेट है। वहीं आईएनएस संशोधक सर्वे वेसल है। और आईएनएस अग्रय, यह एक एंटी सबमरीन है। एंटी सबमरीन वेयरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। अग्रय की लंबाई 77 मीटर है। अग्रय में सैलो वाटर सोनार, लाइट लाइट ड्रॉप्स और इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। आईएन आईएनएस अग्रय अपने पुराने अग्रय की लीगेसी को आगे बढ़ाया है, जिसे 2017 में शामिल किया गया था। इस दूनगिरी के बारे में, तो इसका नाम तो जैसा कि हम जान ही रहे हैं कि इसका नाम आईएनएस दूनगिरी है। और यह एडवांस्ड स्टील फ्रिगेट फ्रिगेट है। और इसका क्लास है नीलगिरी क्लास या प्रोजेक्ट 17 है। और यह प्रोजेक्ट 17 एक क्रम की 5वीं फ्रिगेट है और इसका निर्माण गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने किया है। और इसे कमीशन किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में। और इसकी मुख्य भूमिका है इसका मल्टी रोल नेवल इन वारफेयर है। और इसकी विशेषता है यह स्टील से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। और इसमें प्रमुख हथियार में ब्रह्मोस शिप एंड लैंड अटैक मिसाइल के सहित आधुनिक हथियार प्रणाली है। और इसे डिजाइन किया गया था इंडियन नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा। और इसमें तीन तीन प्लेटफॉर्म में 75% से अधिक इंडिजिनस कंटेंट है। उसके बाद आईएनएस संशोधक, यह सर्वे वेसल है और इसका मुख्य कार्य है हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना। और यह प्रोजेक्ट या इसका क्लास है तो संध्या क्लासेस सर्वे वेसल। इसका भी निर्माण जीआरएसी कोलकाता ने किया गया है। और कमीशनिंग का स्थान तीनों को एक ही साथ एक ही जगह पे कमीशन किया गया है, तो उसमें वहां पे चेंजेस नहीं है। और इसकी भूमिका है समुद्र की मैपिंग और हाइड्रोग्राफी सर्वे करना और डेटा में ओशनोग्राफी और जियो फिजिकल डाटा कलेक्शन करना। और इसका उपयोग नेविगेशन, मेरीन टाइम ऑपरेशंस और समुद्री क्षेत्र की जानकारी के लिए किया जाएगा। उसके बाद आईएनएस अग्रय, यह एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। इसका संक्षिप्त नाम एसडब्ल्यूसी है। और इसका क्लास है अर्नाला क्लास है। और यह इसका क्रम है इस प्रोजेक्ट की चौथी एसडब्ल्यूसी है। और इसकी डिलीवरी हुई थी 30 मार्च 2026 को। और इसकी लंबाई कुल 77 मीटर है। और इसकी मुख्य भूमिका है कि दुश्मन की सबमरीन का पता लगाना और उनका मुकाबला करना। और इसमें प्रमुख सिस्टम है सैलो वाटर सोनार है। और इसमें हथियार है लाइट वेटेड ट्रोपोड्स और इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर। और इसमें इंडिजिनस कंटेंट 80% से अधिक है। और यह पुराने अग्रय के नाम का उपयोग किया गया है इसमें।
तो चलिए नेक्स्ट, निजी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी द्वारा सेना के लिए एक बहुत ही उपयोगी ड्रोन ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 का परीक्षण किया गया। MK1 यह एक स्वदेशी ड्रोन है, स्वदेशी ड्रोन है और इसमें लाइटरिंग म्यूशंस होगा, लाइटरिंग म्यूशंस होगा। जो दुश्मन के इलाके में जाकर लक्ष्य को खोजने और जरूरत पड़ने पर उस पर हमला करने में भी सक्षम है। अब मान लीजिए कि सेना को किसी दुश्मन के इलाके में यह पता लगाना है कि कहाँ सैनिक छिपे हैं या हथियार छिपे हैं, तब दिव्यास्त्र MK1 पहले उड़ान भरता है, फिर उस इलाके में जाता है, वहां निगरानी करता है लक्ष्य को खोजता है और जरूरत पड़ने पर वहां हमला भी कर सकता है। तो इसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि उड़ने वाली खोजी और हमला करने वाला हथियार है। और इसका विकास होवर्ड IT ने किया है, होवर्ड IT लखनऊ द्वारा, और इसका प्रदर्शन किया गया था जोधपुर में जून 2026 में। इसका मुख्य कार्य है निगरानी और सटीक हमला, मुख्य कार्य निगरानी प्लस सटीक हमला करना है। और इसका रिपोर्टिंग रेंज है लगभग 500 किलोमीटर और रिपोर्टिंग आवर है लगभग 5 घंटे। हमें सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। और यह मानव रहित वाहन है, और 15 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और साथ ही 45 मिनट तक हवा में भी रह सकता है। नेक्स्ट है संदिग्ध अपराधी की पहचान के लिए अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया अभिज्ञान ऐप। भारत ने अपराध नियंत्रण और जांच व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अभी हमारे वर्तमान गृह मंत्री हैं अमित शाह ने पुलिस व जांच एजेंसियों के लिए अभिज्ञान ऐप लॉन्च किया है। तो अभिज्ञान ऐप क्या है? तो अभिज्ञान ऐप पुलिस एवं जांच एजेंसियों के लिए नए या पुराने अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क पर चलते किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का फिंगरप्रिंट लेकर उसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड कुछ सेकंड में ही ज्ञात कर लेना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा विकसित यह ऐप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जून 2026 को जारी किया गया और अभिज्ञान ऐप, और यह ऐप स्मार्टफोन और पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्नैचर के जरिए काम करेगा, स्कैनर के जरिए काम करेगा। इसमें पुलिस गश्त, नाकेबंदी या जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति का अंगूठा स्कैन करेगी और ऐप सीधे नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के साथ के केंद्रीय डाटा से उसका मिलान करेगी और NAFIS के डाटा से मिलान करके
35 सेकंड में यह पता चलाएगी कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है। यानी कि इस ऐप के द्वारा महज 35 सेकंड में किसी भी व्यक्ति की जानकारी निकाली जा सकती है। नेक्स्ट है जोजिला सुरंग के दोनों सिरे खुले। तो कश्मीर घाटी को लद्दाख के हर मौसम से जोड़ने के लिए हिमालय की पहाड़ी चट्टानों के बीच देश का सबसे लंबा जोजिला सुरंग सड़क परियोजना ऐतिहासिक सफलता 9 जून 2026 को उस समय प्राप्त हुई जब उसकी खुदाई का लद्दाख की ओर हिस्सा सफल विस्फोट के जरिए खुल गया। यानी कि भारत का सबसे लंबी जोजिला सुरंग सड़क परियोजना अब दोनों छोर से खुल गया है और यह समुद्र तल से 11,578 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुदाई करके बनाई जा रही है और यह 13.153 किलोमीटर लंबा है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के सीएम हैं उमर अब्दुल्ला और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और यह पूरे एशिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूबाइड डायरेक्शनल टनल होगी। यहाँ पे दिया हुआ है पूरे एशिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूबाइड डायरेक्शनल टनल होगी। सोनमर्ग के बाल्ट को लद्दाख के द्रास और मीन मार्ग को जोड़ने वाली यह इस सुरंग के जरिए जोजिला की यात्रा 3.5 घंटे से घटकर लगभग 15 मिनट की रह जाएगी और इसका निर्माण मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है मेडिकल के पीजी डिप्लोमा कोर्स देश भर में बंद होंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का यह फैसला है। मेडिकल शिक्षा में स्नातक की उपाधि यानी कि एमबीबीएस प्राप्त करने के पश्चात इच्छुक चिकित्सक को एमडीएमएस के लिए अध्ययन करते हैं और एमबीबीएस की तुलना में एमडी और एमएस की सीटें कम होने के कारण सभी इच्छुक चिकित्सक एमडी अथवा एमएस नहीं कर पाते हैं। ऐसे चिकित्सकों के लिए एक वैकल्पिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा करने का रहा है। देश में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को अधिक मानकीकृत गुणवत्ता और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में पीजी डिप्लोमा कोर्स अगले सत्र से बंद करने का निर्णय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किया है। आयोग के निर्णय के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए 2026-27 ही अंतिम सत्र होगा और 2027-28 से डिप्लोमा कोर्स में कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में भारत के 52 शैक्षणिक संस्थान यानी कि क्यूएस रैंकिंग 2027 में शामिल किया गया है। क्यूएस रैंकिंग क्यूएस एजेंसी द्वारा क्यूएस एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और वर्ष 2026 के लिए 2027 के लिए इसने 22वीं रैंकिंग जारी की है और क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 1504 विश्वविद्यालय में 52 भारत का है और इस वजह से भारत का रैंक 5वां है।
52 संस्थानों में 52 भारत के 52 संस्थान में 24 निजी क्षेत्र के संस्थान हैं। और सबसे अधिक सर्वाधिक संस्थान अमेरिका का है। सर्वाधिक अमेरिका का है। विश्व के शीर्ष 200 संस्थान में शीर्ष 200 में 118वां स्थान आईआईटी दिल्ली का है। भारत के तीन संस्थाएं हैं, जिसमें से आईआईटी बॉम्बे का स्थान बॉम्बे 134वें स्थान पर है। और वहीं आईआईटी मद्रास 70वां स्थान पर 170वें स्थान पर है। वहीं इसमें से सबसे शीर्षस्थ संस्थान है एमआईटी कैम्ब्रिज यानी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को आकाश में ही मार गिराने का डीआरडीओ का सफल परीक्षण। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित वन सेकेंड स्वदेशी तकनीक पर आधारित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का सफल परीक्षण कर मिसाइल डिफेंस प्रणाली के सफल परीक्षण कर जून माह में, तो इसमें हमें जून माह में किया गया है। इसकी कोई इंपॉर्टेंट आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत अब 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से आने वाले अपने दुश्मनों को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखने वाला 5वां देश बन गया है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारत अब 5000 मील से भी ज्यादा दूरी से आने वाले दुश्मनों की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने और उसे नष्ट करने की क्षमता वाला विश्व का 5वां देश हो गया है। और इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल के पास ही ऐसा हथियार था। और वहीं बीएमटी प्रणाली की विशेषता यह होती है कि यह दुश्मन की मिसाइल को वायुमंडल के भीतर व बाहर दोनों स्तरों पर निशाना लगाने के लिए सक्षम होता है। सतह से सतह मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्र M2, इसे डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने जून 2026 को ओडिशा के चांदीपुर में हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्र-M का सफल परीक्षण किया। और आकाश की सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई AMKI लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक दागा गया। और इस मिसाइल का रेंज 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बलिया जिले का सुरहाताल उत्तर प्रदेश का 13वां और देश का 100वां रामसर स्थल बन गया है। हालांकि अभी भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़ के 101 हो गई है। और इसमें ग्वाल झील अभी रिसेंट में ग्वाल झील असम अरुणाचल प्रदेश का जोड़ा गया है। के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, और यह जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है।
जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार को रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया और यह दर्जा 5 जून को दिया गया। और वही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। और बलिया स्थित नारायण पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश का 13वां और देश का 100वां रामसर स्थल बन गया है। यूपी के अलीगढ़ अलीगढ़ ही स्थित शेखा झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया था और यह यूपी का 12वां स्थल था। वहीं भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 101 हो गई है और यूपी में कुल 13 हो गया है और देश में यूपी की रैंकिंग सेकंड हो गई है। फर्स्ट रैंकिंग रामसर स्थल में फर्स्ट है तमिलनाडु की। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्राएं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पीको के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ने इन देशों की यात्राएं की। भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन किया गया और इसके साथ ही भारत फ्रांस संबंधों को 2026 की शुरुआत में स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर को बढ़ाया गया। और इसके बाद ही पेरिस में पीएम मोदी ने विवाटेक में भाग लिया। वही स्लोवाकिया के ये रॉबर्ट फिको प्रधानमंत्री हैं और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है और वहां के स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी हैं। नेक्स्ट है G7 का 52वां शिखर सम्मेलन फ्रांस में एविया लेस बैल्स में संपन्न हुआ। आउटरीच सत्र को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देशों के समूह G7 का 52वां शिखर सम्मेलन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मेजबानी में फ्रांस में स्विट्जरलैंड की सीमा पर G7 का आयोजन 15 से 17 जून को किया गया और स्थल था एविया लेस बैस में और इसको होस्टिंग कंट्री फ्रांस था और फ्रांस को यह होस्ट 1 जनवरी 2026 से मिला था। वहीं भारत की भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रित पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया था और G7 के सदस्य देश में फ्रांस, यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान है। EU भी G7 का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं 2026 में
एवियन 7 में इंडिया, ब्राजील, साउथ कोरिया और इजिप्ट और केन्या को, यानी कि पार्टनर कंट्री में जिन्हें आमंत्रित किया गया था। पार्टनर कंट्री में इंडिया, ब्राजील, साउथ कोरिया, इजिप्ट और केन्या है। जी7 का मुख्य चर्चा का विषय था यूक्रेन और यूरोप की सिक्योरिटी, मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता, ग्लोबल इकोनॉमिक्स ग्रोथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन्स एंड माइग्रेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंधित मुद्दे और डिजिटल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन का में सहयोग हेतु भारत अमेरिका का समझौता। भारत और अमेरिका ने एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर कर 26 मई को नई दिल्ली में किया, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज और रेयर अर्थ तत्वों के खनन, आपूर्ति व प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए इनकी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और यह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ड्रेल्सी रोड्रिगेज का भारत यात्रा। तो हमें इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है, बस वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति का भारत में आगमन हुआ है, तो मे भी उनका नाम कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के लिए नासा का मावेन मिशन अब समाप्त हो गया है। मावेन मिशन को नासा द्वारा मंगल ग्रह के रहस्यों के अध्ययन के लिए भेजा गया था। और इसे लॉन्च किया गया था नवंबर 2013 में और इसे जून 2026 में इसकी समाप्ति की घोषणा की गई। मंगल ग्रह के लिए नासा का यह पहला मिशन मूलतः इस तथ्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था कि मंगल ने अंतरिक्ष में अपना वायुमंडल व पानी कैसे खो दिया, और 11 वर्षों के समय तक मंगल की कक्षा में इस अंतरिक्ष यान ने नासा का संपर्क दिसंबर 2025 में टूट गया, जिसके पश्चात नासा ने अब मंगल मिशन मार्स को समाप्त करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट है खेल जगत के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 हस्तियों की टाइम पत्रिका की 2026 की सूची में भारत के एकमात्र खिलाड़ी स्मृति मंधाना को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेटर और राष्ट्रीय महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना भारत की राष्ट्रीय महिला टीम की उप कप्तान है। उप कप्तान को जून माह के अमेरिका की टाइम मैगजीन में उनका नाम इस वर्ष खेल जगत की वर्ष 2026 में 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया गया है। ऐसे खिलाड़ियों, कोच व खेलों से जुड़े व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन के साथ साथ समाज पर भी गहरी छाप छोड़ी है। और टाइम की यह सूची चार कैटेगरी में आती है, जिसमें एक होता है आइकॉन्स, एक होता है टाइटन्स, एक होता है इनोवेटर्स और चौथा होता है लीडर्स।
मंधाना बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज। स्मृति ने घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली यानी कि सेकेंड सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला है। पहली भारतीय महिला है और साथ ही 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में शतक लगाने वाली भी पहली महिला है और सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से सबसे अधिक भी शतक इन्होंने अधिक शतक लगाने का संयुक्त रूप से इनके पास रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है 107 दिन चले युद्ध के पश्चात अमेरिका ईरान के बीच अंतरिम समझौता। अमेरिका व ईरान के बीच 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ युद्ध अब लगभग समाप्ति की स्थिति में है। 107 दिन तक चले इस युद्ध ने न केवल अमेरिका व ईरान को नुकसान पहुंचाया बल्कि सप्लाई चेन के अवरुद्ध कर विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं, आवश्यक वस्तु के उत्पादन और मूल्य स्तर के प्रवाह को भी प्रभावित किया है। चलते ईरान ने होर्मुज जलडमरू को बंद कर दिया था। होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया था। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य 2025-26 में देश के राष्ट्रीय आय संबंधी अंतिम आकलन और जिसमें जीडीपी वृद्धि 7.7% रहा है। एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। एनएसओ ने इससे पूर्व इस वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी संबंधी अग्रिम अनुमान 7 जनवरी 2026 को और दूसरी अग्रिम अनुमान 27 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। दूसरे अग्रिम आकलन में जीडीपी में वृद्धि 7.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था, जो अब ताजा अंतिम आकलन में 7.7% आंकित है। प्रमुख आकलन में जीडीपी, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय, व प्रति व्यक्ति आय, मूल्य कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन, पर आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है 2025-26 में रक्षा उत्पादन व रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि। तो रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में देश के रक्षा उत्पादन 1.7 करोड़ के सर्वाधिक उच्च स्तर पर रहा है। वहीं वर्ष 2024-25 में 1.54 करोड़ की उत्पादन हुआ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.6% अधिक है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति की 2026-27 की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित रहेंगी। पहले हम यह समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति क्या होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति वह नीति होती है जिसके माध्यम से आरबीआई देश में मनी सप्लाई, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट कंडीशंस को प्रभावित करता है। यानी इसका सबसे बड़ा उद्देश्य प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना है, जबकि आर्थिक विकास को भी समर्थन करता है। और भारत में मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी करती है और
एमपीसी का गठन, एमपीसी का गठन, आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 जेड बी के तहत किया गया था और इसमें एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। मुख्य काम है पॉलिसी रेपो रेट तय करना, यानी आरबीआई किस किस दर पर बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराएगा, यह मौद्रिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और भारत में इन्फ्लेशन टारगेट, और भारत में इन्फ्लेशन टारगेट 4% प्लस या माइनस 2%, यानी कि 2 से 6% के बीच में यह रहेगा। सीपीआई इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में रहेगा। आरबीआई की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा 26-27 अगस्त 2026-27 के लिए अगस्त 2026 में हुई और एमपीसी ने रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रहने का निर्णय लिया है। रेट 5.2% है, एसडीएफ 5%, एमएसएफ 5.5%, 5.5%, बैंक रेट 5.5%, फिक्स रिवर्स रेपो रेट, फिक्स रिवर्स रेपो रेट 3.35%, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 3% और एसएलआर 18% है। नेक्स्ट है 2026-27 में भारत के आर्थिक वृद्धि के विश्व बैंक के पूर्वानुमान में मामूली के लिए 2026-27 के लिए विश्व बैंक ने वृद्धि का पूर्वानुमान 6.5% रखा था, जो 6.5% था, जो थोड़ा सा मामूली वृद्धि के साथ 6.6% हासिल किया। और जबकि 2025-26 में भारत की वृद्धि दर 7.7% की वृद्धि प्राप्त की थी। विश्व बैंक का मानना है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतें और अन्य इनपुट लागतों में वृद्धि के कारण निजी क्षेत्र में मांग में कमी आई है और जिसके चलते 2026-27 में जीडीपी में वृद्धि घटकर 6.6% ही रहेगी। वहीं विश्व बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करता है, प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना के तहत विशेष सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर अब 9 के स्थान पर वर्ष में 4 ही दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत देश में 10.60 करोड़ कनेक्शन दिए गए तथा इन उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष अधिकतम 9 सिलेंडर की विशेष रियायत दर पर, यानी कि इन्हें 300 रुपए की सब्सिडी पर 300 रुपए का सब्सिडी दिया जाता था, जिससे उन्हें यह सिलेंडर 642 रुपए में ही प्राप्त होते थे। सरकार पर सब्सिडी घटाने के उद्देश्य से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जून 2026 में लिया है। उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं को अब वर्ष में अधिकतम 4 सिलेंडर की विशेष रियायत दर पर उपलब्ध होंगे। सरकार का मानना है कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस पाने वाले ग्राहक वर्ष में औसतन 4 से 5 सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए विशेष सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की वर्ष में अधिकतम संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी गई है, ताकि ऐसे उपभोक्ताओं को कोई विशेष वित्तीय बोझ वहन
ना करना पड़े। नेक्स्ट है भारत और ओमान के बीच हस्ताक्षरित व्यापार समझौता 1 जून 2026 से लागू। भारत और ओमान के बीच कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1 जून 2026 से लागू हुआ और समझौते के तहत ओमान के लिए भारत का 99% निर्यात शून्य शुल्क पर और ओमान भेजे जा सकेंगे और 1 जून को समझौता लागू होने के पहले ही दिन भारत के विभिन्न बंदरगाहों से शून्य शुल्क पर ओमान के लिए निर्यात के 10 खेपें रवाना हुई और जिसमें कृषि व डेयरी उत्पाद समझौते में शामिल नहीं है और ओमान के साथ द्विपक्षीय समझौता करने वाला भारत पहला देश है। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में परिवर्तन और नया सूचकांक उत्पादन मूल्य पर जारी किया जाएगा। सीपीआई के लिए आधार वर्ष में परिवर्तन के पश्चात डब्ल्यूपीआई के आधार वर्ष में भी जून 2026 में परिवर्तन किया गया है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का अभी तक आधार वर्ष 2011-12 था, जबकि इसे बढ़ा करके 2021-22 कर दिया गया है और पिछली बार 15 जून 2026 को जारी किया गया यह सूचकांक 2021-22 के आधार वर्ष पर ही जारी किया गया था और नए सूचकांक में वस्तुओं की संख्या बढ़ा करके 697 से 957 कर दिया गया है। नेक्स्ट है मई 2026 के लिए थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 9.6% रही है। आंध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र में सोने की नई खनन शुभारंभ किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के जोनागिरी में निजी क्षेत्र में देश की पहली सोने की खादान जून महीने में शुरू की गई है और स्वतंत्रता के बाद अब देश की पहली निजी क्षेत्र की सोने की खादान बताई जा रही है, जिससे व्यवसायिक खनन और उत्पादन की शुरुआत की गई है। कर्नूल जिले में स्थित यह परियोजना जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लाइड्स मेटल्स और एनर्जी और त्रिवेणी ग्रुप के सहयोग से विकसित किया जाएगा और इस खदान से वार्षिक 1000 तक सोने का उत्पादन होने की आशा है। नेक्स्ट है नियुक्तियां। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना के नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस पद पर एयर मार्शल नागेश कपूर जून 2026 में सेवानिवृत्त हुए हैं और इनका स्थान आशुतोष दीक्षित लेंगे। नेक्स्ट है धीरज सेठ भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं जून 2026 में। इस पद पर जन उपेंद्र द्विवेदी जन उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे और विभिन्न सैन्य अभियानों में कमान संभाल चुके लेफ्टिनेंट जनरल सेठ उप प्रमुख बनाए जाने से पूर्व सेना में दक्षिण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके थे और 2026 में सेना का उप प्रमुख उन्हें बनाया गया था। अब वह थल सेना अध्यक्ष पद पर उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक रहेगा। नेक्स्ट है लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीआई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। तुषार मेहता 3 वर्ष के एक और कार्यकाल हेतु सर्वोच्च न्यायालय के सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय में सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को 3 वर्षों के एक और कार्यकाल के लिए यानी कि उनके कार्यकाल को अब 3 वर्षों के लिए अतिरिक्त बढ़ाया गया है और तुषार मेहता का यह तीसरी बार सेवा विस्तार हुआ है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में कॉलेजियम की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसमें पंजाब हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। नेक्स्ट है वर्ष दिवस और सप्ताह। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को तेलंगाना दिवस। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश का विघटन कर अलग राज्य के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 7 जून को विश्व खाद्य दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस और वहीं 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है। 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है
और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की पहल पर 12 जून को वर्ष 2002 में विश्व भर में बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में पहली बार मनाया गया था। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 16 जून को परिवार को धन संप्रेषण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 17 जून को मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि के रोकथाम हेतु दिवस मनाया जाता है। 18 जून गोवा क्रांति दिवस। 20 जून को द्रौपदी मुर्मू का जन्म दिवस मनाया जाता है। वहीं 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस भी है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। फादर विश्व फादर्स डे मनाया जाता है, यानी कि फादर्स डे पर्टिकुलरली 21 जून को नहीं बल्कि जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है और इस बार जून का तीसरा रविवार 21 जून को पड़ा है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस और 21 जून को ही विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है और यह देश में आपातकाल 25 जून 1975 से लागू किया गया था और इसके 50 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने 25 जून 2025 में पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया था। 26 जून को मादक द्रव्य उपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और यह पीसी महालोबनीस के जन्म दिवस है। 30 जून को संथाल हल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। बाय बाय। नेक्स्ट है महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में पारुल चौधरी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। फ्रांस के निस में निकाय एथलेटिक्स मीट में 5000 मीटर की दौड़ 15 मिनट 4 सेकंड में पूरी करके दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। इससे पहले 5000 दौड़ में 15 मिनट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड उनकी नाम 2023 के लॉस एंजलिस में उन्होंने बनाया था। उसके बाद है भारत का आर प्रज्ञानंद नॉर्वे शतरंज जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और विश्व के प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस का 14वां संस्करण का आयोजन नॉर्वे के ओस्ला में खेला गया और विश्व चैंपियन डी कुकेश को विश्व रैंकिंग नंबर 1 में मैग्नस कार्लसन के सहित विश्व के 6 शीर्ष खिलाड़ी ने इस चैंपियनशिप में भागीदारी ली थी। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। तो वैश्विक कैंसर मामले में वृद्धि व कार्यबल में कमी के संबंध में द लॉस एंड ऑन्कोलॉजी आयोग की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक वैश्विक स्तर में कैंसर के मामले में 21% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है, जिसका सबसे गंभीर प्रभाव कम और मध्यम आय वाले देश विशेषकर अफ्रीका और एशिया पर पड़ेगा। इस बढ़ती मांग के विपरीत चिकित्सा क्षेत्र में कार्यबल का वर्ष 2050 तक विश्व में लगभग 10 करोड़ कैंसर देखभाल कमी होने की आशंका है और इस कमी में सबसे बड़ी हिस्सा 6.5 करोड़ नर्स और 1.6 करोड़ डायग्नोस्टिक विशेषज्ञों की होगी। नेक्स्ट है एआई द्वारा निर्मित पहला सुपर एंटीजन वैक्सीन। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा पहली बार एआई का उपयोग करके एक सुपर एंटीजन आधारित वैक्सीन डिजाइन किया गया है। एंटीजन किसी भी वैक्सीन का वह सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय हिस्सा होता है जिन्हें देखकर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी बनाने और हमला करना सीखती है। और इस सुपर एंटीजन की विशेषता यह है कि यह मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को इस तरह से प्रशिक्षित करता है कि यदि भविष्य में वायरस उन्हें अपनी संरचना बदल भी देती है, तब भी हमारे शरीर में एंटीबॉडी उन्हें पहचान कर नष्ट करने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट है देश का पहला स्वदेशी एआई वीडियो जनरेटर मॉडल वारिया लॉन्च। भारत सरकार की इंडिया एआई मिशन के तहत भारतीय टेक स्टार्टअप अवतार.ai ने देश का पहला स्वदेशी एआई वीडियो जनरेशन मॉडल वारिया लॉन्च किया है। यह मॉडल टेक्स्ट और तस्वीर को बेहतरीन कहानियों में बदलने की क्षमता रखता है और इसका निर्माण उन्नत डिजिटली डिस्टिलेशन
तकनीक का उपयोग करके किया गया है, जिसे वीडियो बनाने के लिए चरण 50 से घटकर सिर्फ 4 रह गए हैं। और बारह विदेशी और बड़े एआई मॉडल की तुलना में 27 गुना सस्ता है और इसके जरिए मात्र 0.48 प्रति सेकंड की बेहद किफायती दर पर वीडियो बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हिंद महासागर में व्हेल कब्रिस्तान की खोज। चीनी वैज्ञानिक ने गहरे समुद्र में काम कर रहे पनडुब्बी फ्रेडोज की मदद से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित डायमंटीना जोन में विश्व के सबसे बड़े व्हेल कब्रिस्तान की खोज की है। समुद्र की सतह पर लगभग 7 किलोमीटर नीचे स्थित इस क्षेत्र में 53 लाख पुराने जीवाश्म मिले हैं। जब किसी व्हेल की मृत्यु होती है तो उसका विशाल शरीर समुद्र की तलहटी में डूब जाता है, तो उसे व्हेल फॉल कहते हैं। यह गहरे समुद्र के अंधकारमय और कम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। यह दशकों तक सैकड़ों अद्वितीय समुद्री जीव को भोजन और आश्रय भी प्रदान करता है।